ओके। तो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे और वेक्टर्स में 3D रेजोल्यूशन के बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। जो अभी तक हमने सीखा वो ये सीखा कि जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में तो हम ऐसे लिखते हैं। जैसे कोई फोर्स वेक्टर है F, अगर इसके दो ही कंपोनेंट्स करने हैं x और y एक्सिस के अलोंग, तो हम इसको लिख सकते हैं Fx टाइम्स i कैप प्लस Fy टाइम्स j कैप। और अगर हम इसके तीन कंपोनेंट्स करना चाहते हैं यानी 3D रेजोल्यूशन, तो उस केस में हम इसको लिखते हैं वेक्टर F इक्वल टू Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस तीसरा कंपोनेंट होता है Fz k कैप। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हमने 2D में रिजॉल्व किया है तो जो रिजल्टेंट है F, जिसको हम रिजल्टेंट कह सकते हैं क्योंकि Fx और Fy का रिजल्टेंट F है, इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन के लिए अगर F Fx की डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इफ थीटा बना रहा है ये भी मान सकते हैं, अल्फा बना रहा है ये भी मान सकते हैं, वेक्टर F यानी जो रिजल्टेंट है इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे लिखते हैं सी बार। लॉजिक क्या है इसके पीछे, WHICH विच में सी आता है तो उसको लिखते हैं सी अंडरलाइन, विद में सी नहीं आता तो सी बार लिखते हैं। एंगल अल्फा विद Fx, देन डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे tan अल्फा, तो वो जो tan अल्फा है वो होगा Fy अपॉन Fx, ट्राइंगल से हम देख सकते हैं, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। और जब हम बात कर रहे हैं 3D रेजोल्यूशन की, तो रिजल्टेंट F का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स वो होता है अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं इसकी डायरेक्शन में, जिसको हम दिखाएंगे F कैप से। तो हम जानते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर को जब हम डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से तो मिलता है हमको यूनिट वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वेक्टर F की जगह तो मैं पूरा ये एक्सप्रेशन लिख दूंगा। मैंने वेक्टर F की जगह लिख दिया Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। अब यहाँ तो हम क्या है कि सिंबॉलिक वैल्यूज लेकर चल रहे हैं Fx Fy Fz। एक्चुअल सिचुएशन में ये न्यूमेरल्स हो सकते हैं, नहीं 2 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 9 k कैप, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस साइन आ जाएगा, यानी नेगेटिव z डायरेक्शन तो माइनस 9 k कैप, इस तरह से कुछ आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड जो मैंने ऊपर अभी अभी लिखा है मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर। अब हमको समझना है डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो है तो ये मैथमेटिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का भी पार्ट है, वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं इसको। और क्योंकि फिजिक्स में भी काम आता है इसलिए फिजिक्स का भी पार्ट है। जनरली जो टर्म्स का नाम होता है वही उनका मतलब होता है। अगर मैं कह रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन, तो इस नाम पर अगर गौर करें तो पहले तो आ रहा है डायरेक्शन, और दूसरा जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है कोसाइन। कोसाइन यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा को, तो सीधा सीधा मतलब बन के आता है कि हमें उसी डायग्राम में, जो डायग्राम हमने 3D वाला डिस्कस किया था, उसमें कॉस थीटा निकालना है। अब
कॉस थीटा, थीटा तो सिंबॉलिक है। अगर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हम इस तरह से समझते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए है, यहाँ पर स्मॉल ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। अब यहाँ पर जो पहली बात समझने की है वो तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा मिलाकर 180 नहीं होगा। लग रहा है क्या ऐसा 180 होगा? डू यू थिंक अल्फा प्लस बीटा इज 180? क्या क्या लगता है? बिकॉज वो अलग अलग प्लेन में है, ये 3D है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा अलग अलग प्लेन में होने की वजह से ये मान लो तुम्हारे कमरे का कोना है, ये दिस इज द ओरिजिन, ये तुम्हारे कमरे का कोना, और तुम्हारे पास एक बड़ा सा बांस या पाइप है जो तुमने कोने से ऐसे पकड़ा हुआ है, जो हवा में है, यहाँ रेस्ट कर रहा है। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स जेड प्लेन पर, तो यहाँ कहीं आता है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है। वेक्टर ए इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, पर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं cos अल्फा निकालता हूं, तो तुम जानते हो cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो हम जानते हैं क्या बनता है, बेस बनता है इसका x कंपोनेंट a का, और हाइपोटेनियस a खुद है। तो cos अल्फा को मैं लिख पाऊंगा ax अपॉन a। इसमें कोई डाउट है? cos अल्फा को ax अपॉन a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये एक्चुअल में इस तरह की कुछ सिचुएशन है, यहाँ पर यहाँ से एक लाइन इधर जाएगी, तो cos अल्फा को मैं लिख पाऊंगा ax अपॉन a। सिमिलरली cos बीटा को अगर मैं यहाँ से सीधे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये जो कंपोनेंट है वो ए वाई है अप टू हियर, और ये ट्राइंगल जो बन रहा है ओ पी एम मान लो, तो ट्राइंगल ओ पी एम जो है उसमें cos बीटा अगर मैं निकालता हूँ, तो cos बीटा है बेस ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस ए। इसी तरह से cos गामा को सिमिलर वे में मैं लिख सकता हूँ ए जेड अपॉन ए। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है यहाँ पर, इन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। लेट ए मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस, देन cos अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से ए एक्स मिलता है, ए cos अल्फा, cos बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वाई मिल जाता है, ए cos बीटा cos गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, जैसे मैंने अभी बताया। तो ए जेड मिलता है हमको ए cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, यानी cos है जो cos वाला एंगल, इनकी इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं तीनों को, तो स्क्वायर करके जोड़ने पर मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जिसको हम ए लिख सकते, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो एक साइड में तो हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दूसरी साइड में जो है उसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बाकी आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कितना होता है, तो जवाब है 1 होता है। और उसी को फिर कन्वर्ट करके हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस, तो यहाँ से ये 1 1 और 1 3 बन जाते हैं, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2 बनेगा, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 आ जाता है हमारे पास। तो इसमें जो बात समझ में नहीं आई है वो पूछो, इन दो रिलेशंस में जो बात नहीं समझ में आई।
ये समझ में आ गया जो लिखा हुआ है? ओके, तो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया और मैंने लिखा ax इक्वल टू a cos अल्फा, ऐसा लिख सकता हूं। a उधर मल्टीप्लाई हो गया जाकर, ay इक्वल टू a cos बीटा एंड az इक्वल टू a cos गामा। और मैंने इनको नाम दे दिया इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये समझ में आ गया? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसेस लगा रहा हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैंने तीनों को स्क्वायर करके जोड़ा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, एक स्टेप में खा जाता हूँ, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करूंगा तो आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर कॉमन लिया और ब्रैकेट में मेरे पास बचता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इस स्टेप तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, अब जैसे कि मैंने अभी लिखकर बताया था थोड़ी देर पहले तुम्हें कि f होता है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड में, तो मुझे मिलेगा f का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। f को अगर मैं a से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर को a से दिखाया है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहां पर लिख पाऊंगा ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को सिंपली a स्क्वायर, क्योंकि वो a स्क्वायर के बराबर है। और दूसरी साइड है a स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इज इट क्लियर? ऐसे लिख सकता हूं। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर कट जाएगा, नहीं 1 बचेगा इधर। और उससे हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बीच, कि डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का सम है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इट इज नथिंग बट 1, 1 के बराबर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है बोलो? 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब अगली स्टेप में जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो ये हो गया 3 माइनस कॉमन ले लिया मैंने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और दूसरी साइड है 1। अगली स्टेप में मैं क्या करता हूं, 3 को उधर ले जाता हूं। Here's something from YouTube.
3 उधर जो है जाकर बन जाएगा माइनस का 3, तो इधर आ गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 - 3। और फाइनल स्टेप जो हमें वहां दिखी थी, माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 - 3 है -2 दोनों साइड माइनस माइनस खत्म, और हमें इक्वेशन मिल जाती है साइन में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो अब कुल मिला के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो अल्फा बीटा गामा को लिंक करते हैं। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम लेते हैं तो 1 आता है, पर डायरेक्शन साइंस, इनको डायरेक्शन साइंस कह सकते हैं अनऑफिशियली, उनके स्क्वायर का सम लेते हैं तो 2 आता है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? सेम थिंग इज हियर, यहां पर भी वही है। तो क्या लगता है तुमको, समझ में आया नहीं आया? ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। देयर आर टू फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हमने कैसे डिराइव किए, क्या है तुम्हें समझ में आ गया? ओके, की पॉइंट्स पे चलो। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें मेन जो याद रखने का था वो क्या था, किसी वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हमने क्या सीखा? सिर्फ दो कंपोनेंट और तीन कंपोनेंट में तोड़ना सीखा, बट द फैक्ट इज हम उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10i अगर है तो आई 10 टाइम्स आ जाएगा, आई बाय टू करेंगे तो 20 टाइम्स आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज ए कंसेप्ट। हम जितना चाहें उसके छोटे 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 टुकड़े कर सकते हैं। ये और बात है कि सबको जोड़ेंगे तो उसी के बराबर आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब गौर करो, यहां सिर्फ एक वर्ड है कंपोनेंट्स, यहां वर्ड है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाउ दे आर डिफरेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है ऐसे टुकड़े जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऐसे टुकड़े जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन में देखा जाए तो वो है दो, दो टुकड़े कर सकते हैं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस, स्पेस का क्या मतलब? ऐसे समझो, कैरम बोर्ड की गोटी अगर है, उसको तुमने स्ट्राइकर से हिट किया और हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा, कंडीशन लगा रखी कि वो उछल नहीं सकती है गोटी, तो गोटी मजबूर है सिर्फ प्लेन ऑफ बोर्ड में मूव करने के लिए, खाली कैरम बोर्ड की सरफेस पर मूव कर सकती है, उसका मोशन है 2D। पर अगर हम एक मक्खी की बात करें तो मक्खी उड़ भी सकती है, चल भी सकती है, तो 2D के साथ एक तीसरी डायमेंशन और आगे, दो डायमेंशन के साथ, तो उसका मोशन स्पेस में हो रहा है 3D, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो स्पेस में हम तीन कंपोनेंट कर सकते हैं किसी वेक्टर के। A vector is independent of the orientation of axis, but the components of that vector depend upon orientation of axis। तुमने देखा कि x एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा बन रहा था तो कंपोनेंट ax आ रहा था जो कि a cos अल्फा था। अगर इस वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता, ए का ओरिएंटेशन अल्फा की बजाय ये अल्फा डैश एंगल बनाता है, यहाँ पे कुछ और एंगल बनाता, मान लो पहले 30 डिग्री बनाता था, 45 बना सकता था। वो जो तुम पाइप पकड़ रहे हो कमरे के कोने से सटाकर कमरे में, उसको तुम किसी भी एंगल पर हिला सकते हो, तो उस पाइप की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, कैसे भी पकड़ सकते हो, पर उसका जो इफेक्ट जा रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा तो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। इसका क्या मतलब है? हाँ,
हाँ, रिजल्ट तो सेम आएगा। बस हर एक के, जैसे मान लो एक घर में 3 बच्चे हैं, कोई मिठाई आई, अब उन तीनों में बंटनी है, तो टोटल मिठाई तो वही है, वही टोटल बांट के तो वही मिठाई टोटल करेंगे तो वही, पर ऐसा हो सकता है कोई ज्यादा खा ले कोई कम खा ले, इट डिपेंड्स। सो जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखें। हम्म। हाँ, वही समझा रहा हूँ। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along its perpendicular direction is always zero। किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको निकालना है तो वो हमेशा जीरो होगा। कैसे, वो समझो। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की उसमें हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिस्पेक्टिवली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलोंग लिया था। एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल। और किसी वेक्टर को हमने दिखाया था, जैसे वेक्टर एफ, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और अगर ये एक प्लेन में है, 2D में चल रहे हैं हम, तो रिमेनिंग एंगल ये वाला क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। एग्रीड? क्योंकि एक प्लेन में है ना, 3D नहीं है। तो 3D नहीं है तो ये पूरा एंगल 90 है, नीचे वाला अगर थीटा हुआ तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90। तो यहाँ पे हमने देखा था कि F का इफेक्ट जो x डायरेक्शन के अलोंग है, जिसको हमने एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, जो कि F का कंपोनेंट है अलोंग x डायरेक्शन एफ एक्स, वो था F cos थीटा। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर निकालते हैं, यानी y के अलोंग, तो वो था F sin थीटा। वो कैसे मिला था, इस ट्रायंगल में हमने cos थीटा भी निकाला, इस ट्रायंगल में हमने sin थीटा भी निकाला। sin थीटा में परपेंडिकुलर आता है, और परपेंडिकुलर जो था वो एफ वाई के बराबर था। क्लियर? क्या हुआ? और ये एफ एक्स, वो एफ वाई। अगर ध्यान से देखो, एफ वाई एक्सिस के साथ क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या मैं एफ साइन थीटा को एफ कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? इज इट ओके और नॉट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? लिख सकता हूं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इससे हम कंक्लूड करते हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट जब हमें किसी डायरेक्शन में निकालना है, जैसे f का कंपोनेंट x डायरेक्शन में निकालना था, तो cos के साथ वो एंगल आएगा जो कि एफ एक्स के साथ बना रहा है, और f का कंपोनेंट अगर y डायरेक्शन में निकालना है, वापस से हम cos ले सकते हैं, पर एंगल वो लेना पड़ेगा जो y के साथ बना रहा है, यानी 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में अगर हम समझें, ब्रॉड सेंस में, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। अब की बार मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल नहीं लिया, मैंने सिर्फ दो डायरेक्शंस ली जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। और मान लो जो वेक्टर है, गिवन वेक्टर, वो है ये, हियर इट इज एफ। तो चेक करना है कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया। एफ अगर वाई के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि एफ का कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, उसको मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग वाई डायरेक्शन? इट इज नॉट वाई एक्सिस, इट इज सम डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे बोलो? एफ सबस्क्रिप्ट वाई से, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूं, एफ का कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, इसको हम चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करके। तो ये होगा एफ एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, और ये होगा एफ वाई यहां तक अलोंग वाई डायरेक्शन। तो एफ वाई को मैं क्या लिखूंगा? एफ कॉस थीटा। और एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा? एफ कॉस
क्योंकि ये एंगल जो है वो है 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? ये सेम फैक्ट है जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने यहां इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही घुमा दिया है। तो कभी भी जब भी तुम्हें कोई कंपोनेंट निकालना है, बेसिकली तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। तो अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये है एक रफ सरफेस, और स्मूथ सरफेस भी ले सकते हैं, एक सरफेस है रिजिड सरफेस, इस पे एक डब्बा पड़ा है, देयर इज अ बॉक्स। नेचुरल है इस बॉक्स का वेट काम कर रहा है ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ mg। ऐसे बना दिया मैंने, इसका कोई रोल नहीं यहाँ पे। मैंने एक फोर्स लगाया अलोंग वर्टिकल, फोर्स इज F। मैं जानना चाहता हूं कि इसका इफेक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होगा, कंपोनेंट ऑफ F अलोंग x एक्सिस। मैं इसका x कंपोनेंट जानना चाहता हूं, हाउ मच इट विल बी, बताओ। वो होगा इस लॉजिक से, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, F cos थीटा। F जो है x डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड थीटा इज 90 एंड cos 90 वी नो वेरी वेल इट इज जीरो, तो ये होगा जीरो। यही पॉइंट एग्जैक्टली यहां पर समझाया गया है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along its perpendicular direction is always zero। component of a vector f along its perpendicular direction is always zero। क्या ये बात समझ में आई? अब नहीं नहीं, इसका जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस ये है, मान लो तुम दोनों भाई जो एक रस्सी पकड़ के खड़े हो गए, टाइट पकड़ ली रस्सी, फिर कपड़े सुखाने थे। इधर जो है ऋषभ खड़ा हो गया, और इधर, नाम बताओ दूसरा। हम्म, अरे तुम्हारा नाम बताओ ना। इधर रचित खड़ा हो गया, रस्सी पकड़ के, टाइट, एकदम टाइट रस्सी, बिल्कुल तनी हुई, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल खींच रखी है दोनों ने। तुम्हारी मम्मी ने एक शर्ट जो हैंगर में लगा रखी है, गीली है, सुखानी थी उसको, लाकर यहां टांग दिया। रस्सी अभी तक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल थी, जैसे ही वो शर्ट हम टांगते हैं, व्हाट डू यू थिंक, रस्सी अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगी या कुछ एंगल चेंज? हम्म, ये 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 शर्ट का वेट काम करेगा नीचे की तरफ, mg। और तुम जो फोर्स लगा रहे हो, टेंशन फोर्स, वो हॉरिजॉन्टल है। क्या तुम इस टेंशन हॉरिजॉन्टल फोर्स से इस 90 डिग्री पर काम करने वाले mg को बैलेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चों, बिकॉज इस t का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जीरो है। So the concept is horizontal forces can't balance the vertical forces, क्योंकि उनका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, हाँ बिल्कुल, वर्टिकल फोर्सेस कांट बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कांट बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस। सो दिस इज अ कंसेप्ट। रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट ही जीरो हो जा रहा है।
तो ये हमने समझा एक कंसेप्ट। नाउ गेट बैक टू इलस्ट्रेशंस, सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। वेक्टर P है 3i कैप प्लस 4j कैप, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए यहाँ पे, प्लस 12k कैप। देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P। प्रैक्टिस तुम्हें अपने आप करना है, मैं सिर्फ हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो मैंने अभी बताया था तुम्हें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड P वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, ये दो लाइन खींच देते हैं, अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। पी एक्स की जगह 3 है, पी वाई की जगह 4 है, पी जेड की जगह 12 है। सो हम कैलकुलेट करेंगे 13 आ जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने को कहा गया, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों निकालने। तो पी एक्स अपॉन पी, तो पी का मैग्नीट्यूड हम 13 निकाल चुके हैं, पी एक्स हम जानते हैं 3 है, तो 3 अपॉन 13 कॉस बीटा 4 अपॉन 13 एंड कॉस गामा 12 अपॉन 13। हाँ, डायरेक्शंस के कॉस थीटा है, डायरेक्शंस नहीं है, सिंपली डायरेक्शन का कॉस है एंगल। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, इसको डायरेक्शन कॉस थीटा लेने पर एंगल का कॉस है ये। कंपोनेंट से मतलब नहीं है, हमने अभी तो सीखा सारा, कंपोनेंट से मतलब नहीं। कंपोनेंट से मतलब नहीं है, जब हम कॉस लेते हैं उस वेक्टर का रिलेशन कंपोनेंट के साथ बताने के लिए, तो उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा। तो उस वेक्टर का रिलेशन, डायरेक्शन का रिलेशन बता रहा है उस कंपोनेंट के साथ या उस डायरेक्शन के साथ। फाइंड द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आई कैप प्लस जे कैप कोई वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो हमको पता करना। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड निकाला। हमने इसको लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको यहां पर, ओके। ये देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर बीच की स्टेप्स जो नहीं है वो मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं। मैंने वेक्टर ए को लिखा, वेक्टर ए को लिखा, ओके इसमें चल ही नहीं रहा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब क्योंकि ए एक्स ए वाई दोनों वन है, यानी मैंने सिंपली वेक्टर ए को लिखा आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे लिखा मैंने वेक्टर ए। तो आई और जे कंपोनेंट क्या है, वन वन है, तो अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट टू आ गया। फिर कॉस अल्फा निकालना था, क्यों निकालना था, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसी को कॉस अल्फा हम कहते हैं, तो ए एक्स अपॉन ए, तो वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू हम जानते हैं, अगर कॉस अल्फा वन बाय रूट टू है तो अल्फा होगा कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू। एक तरीका तो है कि डायरेक्ट तुम्हें टेबल याद हो, और दूसरा तरीका क्या है, वन बाय रूट टू को मैं कॉस 45 लिख सकता हूँ। वन बाय रूट टू को अगर मैंने कॉस 45 लिखा और मैं लिख रहा हूँ कॉस अल्फा इज कॉस 45, कॉस अल्फा इज कॉस 45, तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इस पे, तो टिक टिक फेल हो गया। तो मैं सीधे कह सकता हूँ अल्फा इज 45 डिग्री, तो अल्फा इज 45 डिग्री। ऐसे cos बीटा निकाला तो ए वाई अपॉन ए, अगेन इट इज वन बाय रूट टू, तो मैं बीटा को बोलूंगा 45 डिग्री। इट इज लाइक दिस। क्या समझ में आया?
कुछ नहीं, हमने वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा आई कैप प्लस जे कैप। हमें पता है कि जो एक्स कंपोनेंट है वो 1 है, वाई कंपोनेंट भी कम है अगर 1 है। अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो ये एक लाइन होगी जो दोनों से 45 एंगल बनाएगी, आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर है ऐसा हो। कितनी देर में होगी? 10 मिनट। फिर मेरी साइकिल में और बनना। रूट तो आएगा ना, कैसे निकालते हैं? दो कंपोनेंट तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आता है ना, रेक्टेंगुलर तो। आज सबसे पहले तुमने क्या लिखा था, क्या सीखा था? अगर कोई वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं तो हमने वेक्टर को कैसे दिखाया? हमने दिखाया वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे दिखाया। तो अब तुम देख लो एफ एक्स की जगह क्या आ रहा है, 1। एफ वाई की जगह क्या आ रहा है, 1। तो जब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, एफ एक्स की जगह 1 है, एफ वाई की जगह 1 है, तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या आएगा, रूट 2 आएगा। हाँ, ये डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप, कि एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है, वाई के साथ भी 45। किसकी किसकी वैल्यू? नहीं, वैल्यू 1 1 है ना, दोनों का एक्स कंपोनेंट 1 1 है, एक्स और वाई कंपोनेंट। फाइंड आउट द एंगल मेड बाय आई प्लस जे प्लस के, अभी 2D में बात कर रहे थे, अब 3D में चले गए। फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस यूज करने हो, तो ये अपने आप करके देखो। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर फ्रॉम द वर्टिकल। फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो अभी सिखाया था तुम्हें, जिसके साथ एंगल बनता है उधर cos थीटा, तो a cos 60 तो वर्टिकल के अलोंग होगा। ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट, a का मैग्नीट्यूड तुम्हें 4 न्यूटन दिया हुआ है, तो a cos 60 यानी 4 cos 60, 4 cos 60। अब cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, इट इज हाफ, तो 4 बाय 2, दैट इज 2 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो साइन कंपोनेंट आ जाएगा 4 sin 60, दैट इज 2 रूट 3 न्यूटन, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। तो ये इस तरह से फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। अब तुम्हें फोर्स नहीं दिया हुआ है, तुम्हें 40 न्यूटन जो दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट दिया हुआ है, तो रिवर्स पूछ लिया क्वेश्चन। तो शांति से बैठकर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो तुम मेरे से पूछोगे। तो जस्ट गो थ्रू दीज इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चन बॉक्स 10 भी तुम्हें अपने आप करना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर। अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जब हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी तो रिजल्ट मिलता है स्केलर, कभी रिजल्ट मिलता है वेक्टर। तो जब स्केलर मिलता है उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं,
और जब वेक्टर मिलता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये सीखने के बाद हम वापस उस चैप्टर पे जा पाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सीखने के बाद। तो ये बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना समझ में आ जाए अच्छी बात है, तो इसको करना जरूरी है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर